हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको हमारे जो नोट्स हैं वो आपको पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं या नहीं। साथ ही आप अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो मैं सबकी रिक्वेस्ट पे काम कर रही हूँ, तो थोड़ा वेट करिएगा। ऐसा नहीं क्योंकि एक ही दिन में देखिए मैं सारे वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, मुझे भी टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ताकि आप लोगों को इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करा पाऊँ। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और इस तरह के नोट्स जो है आप लोगों को चाहिए, तो आप चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो प्रश्न है आज का, मैं वो पहले बता देती हूँ कि टीम शिक्षण के चरण या सोपान की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि टोली शिक्षण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये पेपर में जो है देखने को मिलता भी है। और स्पेशली जो MGKVP के स्टूडेंट हैं, उनका ये जो पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और अब उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आ चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जो है ईजिली समझ में आ जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में उससे हेल्प भी मिल पाए। तो यहाँ पे आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे टोली शिक्षण की क्रियाविधि, सोपान या चरण या प्रक्रिया है। ठीक है, आपसे अगर पूछता है केवल क्रियाविधि कहेगा तब भी आपको यही आंसर देना है, सोपान कहेगा तब भी आपको यही आंसर देना है, अगर टीम शिक्षण का चरण पूछेगा तब भी यही आंसर देना है और प्रक्रिया पूछेगा तब भी यही आंसर देना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि टोली शिक्षण प्रविधि में निम्नलिखित सोपान का अनुसरण किया जाता है। यानी जो टोली शिक्षण की जो क्रियाविधि है ये 3 चरणों से होकर गुजरती है, 3 सोपान का अनुसरण करके इस क्रियाविधि को पूरा किया जाता है। यानी इसकी प्रक्रिया में 3 चरण या सोपान होते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला चरण होता है योजना, दूसरा चरण होता है व्यवस्था और तीसरा चरण यानी सोपान होता है मूल्यांकन। तो ये टोली शिक्षण की क्रियाविधि इन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। तो हम प्रत्येक जो चरण या सोपान है उसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो हमारा सोपान है वो है योजना। तो अब हम योजना के बारे में बताएंगे कि योजना में आखिर होता क्या है। देखिए, अगर पहले आपको टोली शिक्षण नहीं पता तो आप पहले टोली शिक्षण क्या होता है वो जाके देखिएगा। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, मैं कोशिश करूँगी कि लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूँ। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन पे हो सकता है मिल जाए, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का प्लेलिस्ट, ताकि आपको उसमें सारे जो इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पे शो हो जाए और आप उससे अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ। तो यहाँ पे जो पहला चरण हमने कहा योजना है, पहला सोपान हमारा योजना है। तो योजना में देखिए क्या क्या क्रियाएं हम करते हैं, क्योंकि इन सारी चरणों को पूरा करके ही हम टोली शिक्षण की क्रियाविधि या प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो योजना के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम योजना तैयार करने हेतु निम्न क्रियाओं को करना महत्वपूर्ण है। यानी योजना जो तैयार करना है, जैसे हम योजना एक प्लानिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो प्लानिंग बनाने के लिए या योजना तैयार करने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, तो क्या क्या करके हम उस योजना को तैयार कर पाते हैं। तो पहला है, क्योंकि हम टोली शिक्षण की योजना बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। तो पहला है टोली शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना। यानी सबसे पहले उस जो टोली शिक्षण जो है उसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों टोली शिक्षण को अगर हम बना रहे हैं, टोली शिक्षण हम कर रहे हैं, बच्चों को ग्रुप में लेके हम शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो अगर टोली शिक्षण के लिए अगर हमको कोई योजना बनानी है कि बच्चों को किस तरह शिक्षण प्रदान की जाए, तो उसके लिए हम कुछ उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं कि टोली शिक्षण का हमारा ये उद्देश्य होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप टोली शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करेंगे कि उस टोली शिक्षण का क्या को हम किस उद्देश्य को ध्यान में रख के हम शिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो टोली शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण बहुत जरूरी है। अब दूसरा यहाँ पे है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली रूप में लिखना। यानी जो उद्देश्य है, जैसे अब हमने उद्देश्य तो निर्धारण कर लिया, तो हम अब उस उद्देश्य को क्या करेंगे, हम व्यवहारिक शब्दावली रूप में लिखेंगे कि हाँ ये हमने उद्देश्य जो है निर्धारित किए हैं। तो दूसरा स्टेप आप ये फॉलो करेंगे योजना बनाने के लिए, क्योंकि देखिए पहले से हम एक योजना बनाते हैं ना, तो योजना बनाने के लिए हम पहले हम अपने मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं कि हम इस उद्देश्य, मौखिक रूप से हमने बताया कि हमारा ये उद्देश्य है जिसको कि हमको निर्धारित करके चलना है
इसी को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमको आगे का कार्य करना है। तो वो उद्देश्य हमने मौखिक रूप से समझा, उसको बताया। अब हम उससे क्या करेंगे, हम नोट करेंगे, यानी उसे हम व्यवहारिक शब्दावली के रूप में लिखेंगे, ताकि कोई भी उद्देश्य ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। क्योंकि हमको ऐसा कभी कभी क्या होता है कि अगर हम उद्देश्य को नोट नहीं करके रखे होते हैं तो बाद में हो सकता है कुछ चीज़ों पे हमारा ध्यान ना जाए। लेकिन अगर हम सारी जो हमारे पॉइंट है अगर उसको हम नोट करते चलेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो सारे पॉइंट पे रहेगा। तो दूसरा काम आप क्या करेंगे, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली के रूप में लिखना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा इस योजना का, तो होगा कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना। अब हम जैसे टोली शिक्षण कर रहे हैं, टोली शिक्षण का मतलब कि एक ग्रुप, एक बहुत बच्चों का जो बड़ा ग्रुप है उसको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो अब हम अगर शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाह रहा है, एक पूरे ग्रुप बहुत बड़े जो है बड़े बच्चों का ग्रुप है, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है, तो अगर अध्यापक को कोई टॉपिक वहाँ पढ़ाना है, बच्चों के समक्ष अपने किसी टॉपिक को रखना है, तो अध्यापक पहले क्या करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो ये अनुमान लगाया कि बच्चों को जो पहले की जो पूर्व ज्ञान है उसका वो अनुमान लगाया कि बच्चों को कितना नॉलेज है, पहले से उन्हें इस किसी भी चीज़ के बारे में कितना जानकारी है, तो इसका वो अनुमान लगाएगा। ठीक है। चौथा है शिक्षण के प्रकरण के विषय में निर्णय लेना। यानी अब जो टॉपिक अध्यापक को पढ़ाना है, यानी शिक्षण जो प्रदान करना है, तो शिक्षक जो शिक्षण प्रदान करेगा उसका प्रकरण क्या होगा, तो उस प्रकरण के विषय में भी वो निर्णय लेता है कि हमारा ये प्रकरण है, हमको इस प्रकरण को इस तरह से बच्चों को समक्ष रखना है, इस तरह के एग्जाम्पल उस चीज़ से संबंधित देने हैं, तो उस प्रकरण के विषय में भी जो है शिक्षण के प्रकरण के विषय में भी निर्णय लिया जाता है योजना के अंतर्गत। पांचवा क्या कार्य होता है, पांचवा जो क्रिया योजना तैयार करने हेतु होता है कि शिक्षकों को छात्रों की रुचियों व उनके कौशलों को ध्यान में रख के उन्हें कार्य देना। यानी जैसे अब हम टोली शिक्षण की जब बात कर रहे हैं तो उस टोली शिक्षण में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चा एक जैसा तो होता नहीं, सारे बच्चे एक दूसरे बच्चे से अलग होते हैं, हर छात्र की रुचि उसका कौशल अलग होता है। तो अध्यापक क्या करता है कि जो अध्यापक है वो छात्र की रुचि, उनका क्या हुनर है, उनके क्या कौशल है, उनकी क्या क्वालिटी है, उनका क्या इंटरेस्ट है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्हें जो है कार्य देगा। ठीक है। तो ये भी अगला हमारा क्रिया होता है योजना तैयार करने के अंतर्गत। अगला हमारा है अनुदेशन स्तर का निर्धारण करना। यानी इसमें अब क्या करना होता है कि अब जो आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं वो किस लेवल का होगा उसका भी आपको निर्धारण करना पड़ेगा कि क्योंकि हर बच्चा, क्योंकि टोली शिक्षण में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही आपको जो है इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना होता है, अनुदेशन बच्चों को देना पड़ता है। तो वो स्तर क्या रहेगा इसका भी निर्धारण करना होता है। सातवां हमारा है मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण करना। यानी अब बहुत सारे बच्चे हैं तो आप कौन सी मूल्यांकन प्रविधि यूज करेंगे बच्चों के बारे में जानने के लिए कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए ही योजना के अंतर्गत आपको ये निर्धारण करना पड़ेगा कि हम इन मूल्यांकन प्रविधियों का यूज करेंगे टोली शिक्षण के मूल्यांकन के लिए। तो वो भी स्टेप यहाँ पे आपको पहले से ही निर्धारित करना पड़ता है। आठवां है शिक्षण सामग्री व अधिगम वातावरण तैयार करना। यानी इस योजना के अंतर्गत आपको ये भी क्रिया करना होगा कि आप कौन सी शिक्षण सामग्री यूज करेंगे टोली शिक्षण में शिक्षण को बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आप किन किन शिक्षण सामग्रियों का यूज करेंगे अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और साथ ही अधिगम वातावरण तैयार करना भी कि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, इस तरह का अधिगम वातावरण भी तैयार करना, ये सब कुछ योजना तैयार करने के अंतर्गत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि अध्यापक को पहले से ही इसको जो है सोच विचार के तैयार करके रखना होता है। तो ये आपका पहला जो है चरण हो गया टोली शिक्षण के क्रियाविधि के अंतर्गत कि सबसे पहले आप योजना तैयार करेंगे और योजना तैयार करने के अंतर्गत आप ये सारी क्रियाओं को करेंगे। तो वो सारी क्रियाएं क्या है वो यहाँ पे मैंने बता दी। अब हमारी बारी आती है सेकेंड सोपान यानी द्वितीय सोपान की। तो द्वितीय सोपान हमारा क्या है, व्यवस्था। और व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो देखेंगे। तो अब लिखेंगे टोली शिक्षण की व्यवस्था के दौरान निम्न क्रियाएं की जाती हैं। अभी आपने योजना एक पहले से बना ली कि हाँ ये सारी योजनाओं को हमें फॉलो करना है, ये योजना के अंतर्गत ये सारी क्रियाओं को हमको फॉलो करना है। तो वो अब करने के बाद अब व्यवस्था के अंतर्गत तक कौन कौन सी क्रिया होगी। तो इसमें पहला क्रिया है कि अनुदेशन के स्तर निर्धारण के लिए शिक्षक कुछ
प्रश्न पूछकर अनुदेशन का स्तर निर्धारित करता है। जैसे प्लानिंग उसमें भी थी एक अनुदेशन का स्तर जो है निर्धारित करना, लेकिन अब वहाँ पे बस एक योजना के अंतर्गत ये बना लिया गया कि हम अनुदेशन स्तर का जो है निर्धारण करेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे तो वो चीज़ इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें पता चलता है कि अनुदेशन के स्तर निर्धारण के लिए शिक्षक क्या करेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा। ठीक है, टोली शिक्षण के दौरान बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न को पूछकर वो अनुदेशन के स्तर का निर्धारित करता है, यानी तब वो पता कर पाता है कि हमको बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन है वो इस स्तर का देना पड़ेगा, तभी वो सभी बच्चों के लिए समान होगा, सभी बच्चों के लिए समझ में आएगा, सभी बच्चों के योग्य होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहली व्यवस्था हमारी ये हो गई। तो जो सेकेंड हमारा होता है कि विद्यार्थियों की व्यवहारिक भाषा को ध्यान में रखकर शिक्षण संप्रेषण विधि का चयन किया जाता है। जैसे पहले पार्ट में ही हमने ये बताया कि क्योंकि सभी बच्चे अलग हैं, टोली शिक्षण में बहुत सारे डिफरेंट बच्चे हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, तो व्यवस्था के अंतर्गत हम और क्या करते हैं कि द्वितीय सोपान में कि जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों की व्यवहारिक भाषा को हम ध्यान में रखकर फिर हम शिक्षण को किस तरीके से संप्रेषित किया जाए उन संप्रेषण विधियों का भी चयन करते हैं। मतलब जैसे अगर हम अध्यापक को कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है तो वो टॉपिक वो किस तरह से बच्चों को पहुंचा पाए, वो टॉपिक बच्चे किस तरह से अच्छे से समझ पाए, उसके लिए हम कौन सी संप्रेषण विधि यूज करें। मतलब संप्रेषण का मतलब क्या, आदान प्रदान, यही तो होता है। तो बच्चे को हम समझा रहे हैं तो बच्चे को वो समझ में आ पाए, यही तो है संप्रेषण। तो ऐसी कौन सी विधि हम चयन करें कि बच्चे को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ पाए, तो शिक्षण संप्रेषण विधि का भी चयन करना जो है इस स्टेप में आ जाता है। यानी द्वितीय सोपान के अंतर्गत हमें ये क्रिया भी जो है करनी होती है, यानी ये क्रिया भी की जाती है द्वितीय सोपान के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत, कि बच्चों की जो व्यवहारिक भाषा है उसको हम ध्यान में रखकर बच्चे की जो शिक्षण संप्रेषण विधि का जो है उसका हम चयन करते हैं। तीसरा हमारा है शिक्षक प्रमुख व्याख्यान देता है तथा टोली के अन्य सदस्य शिक्षक व्याख्यान के उन बिंदुओं को नोट करता है जो विद्यार्थियों के लिए समझना कठिन होता है। जैसे जब आपने टोली शिक्षण देखा था उसमें हमने यही बताया था कि जो उसमें क्योंकि 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं तो बहुत बच्चे हैं वहाँ पे और 2 या 2 से अधिक जो शिक्षक हैं वो उसमें इंक्लूड रहते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो जो एक उसमें शिक्षक प्रमुख होता है, ठीक है, तो एक शिक्षक प्रमुख होता है, बाकी अन्य शिक्षक जो है सहायक शिक्षक के रूप में आते हैं और बच्चे के डाउटों को जो है क्लियर करते हैं, उनके मन की जो भी समस्याएं होती है उसको सॉल्व करते हैं, या और भी जो टॉपिक होते हैं उसको वो अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक जो है वो शिक्षक प्रमुख होता है। तो शिक्षक प्रमुख क्या होता है कि शिक्षक प्रमुख जो है व्याख्यान देता है और जो टोली के और भी जो शिक्षक सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि उस शिक्षक प्रमुख के जो व्याख्यान है उसके कुछ बिंदुओं को वो नोट करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि विद्यार्थियों के लिए समझना वो कठिन होता है, और बाद में वो अध्यापक उस चीज़ों को बच्चों के समक्ष अच्छे से प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप होता है, यानी ये क्रिया शिक्षण की व्यवस्था के दौरान हमें करना होता है या की जाती है। चौथा पॉइंट है कि तत्पश्चात अन्य सदस्य शिक्षक व्याख्यान द्वारा विभिन्न तत्वों का स्पष्टीकरण करते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे वो नोट करते हैं, जो शिक्षक प्रमुख होता है वो अपने विषय, क्योंकि मेन विषय उसी का होता है मान लेते हैं, तो वो व्याख्यान करता है बच्चों को, तो जो बाकी जो शिक्षक हैं वो उनकी व्याख्यान को सुनते हैं, समझते हैं और कुछ बिंदुओं को वो नोट कर लेते हैं, जिससे कि जो उन्हें लगता है कि यहाँ पर ये जो शिक्षक प्रमुख है वो शिक्षक प्रमुख शायद बच्चों को उस टॉपिक के बारे में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करते हैं उन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं और बाद में वो उन्हीं बिंदुओं या जो भी वो पॉइंट नोट करते हैं उसका वो बहुत अच्छे से बच्चों के समक्ष व्याख्यान द्वारा विभिन्न तत्वों को स्पष्टीकरण करते हैं ताकि बच्चे जो है सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाए। तो ये भी क्रिया जो है द्वितीय सोपान यानी व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। पांचवा हमारा क्या है, विद्यार्थियों की क्रियाओं को पुनर्बलन देकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं। यानी अब इस व्यवस्था के अंतर्गत और क्या क्रिया की जाती है, तो उसमें जो विद्यार्थी हैं उनकी क्रियाओं को जो है पुनर्बलन देकर उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जैसे पुनर्बलन का मतलब उन्हें शाबाशी देकर,
तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे टोली शिक्षण में कुछ हुआ कि अध्यापक ने कुछ ऐसे सवाल पूछे, सभी बच्चों को मौका दिया कि आप बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस प्रकरण पे या इस टॉपिक पे, और बच्चों से बीच बीच में किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, तो हर बच्चा अपने हिसाब से अपने जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो अध्यापक क्या करते हैं कि बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर वो कुछ उन्हें शाबाशी दे कि हाँ बहुत अच्छी बेटा, इस तरह से आप लोग कोशिश करिए, आप लोग और अच्छा कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, वो भी प्रोत्साहित होते हैं। तो ये भी कार्य जो है इसके दौरान, सेकेंड सोपान के दौरान किया जाता है। छठा है, इन व्याख्यानों में विद्यार्थियों को कुछ कार्य कक्षा में ही करने के लिए दिया जाता है। यानी और क्या होता है व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कि इसमें जो है, यानी इस सोपान में जब अध्यापक द्वारा व्याख्यान किया जाता है किसी टॉपिक पे, तो उसके साथ ही विद्यार्थियों को कुछ कार्य जो है कक्षा में ही करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैथ की क्लास है या मैथ का कोई टॉपिक है इस तरह का, तो वहाँ पे बच्चों को भी कोई टॉपिक अगर पढ़ाया जा रहा है तो बीच में उन्हें एक क्वेश्चन लगाने के लिए दे दिया जाए कि आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो बीच बीच में जो है व्याख्यान के दौरान बीच बीच में विद्यार्थियों को कुछ कार्य जो है दिए जाते हैं, जिन्हें कि बच्चों को कक्षा में ही करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो आपको द्वितीय सोपान में देखने को मिलती हैं। अब बारी आती है तृतीय सोपान की, यानी मूल्यांकन की। मूल्यांकन हमारा थर्ड सोपान आता है। तो इस चरण में उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में निम्न क्रियाएं की जाती हैं। जैसे पहले स्टेप में पहले सोपान में हमने क्या देखा कि हम पहले से ही मूल्यांकन, कौन कौन सी मूल्यांकन विधियाँ यूज करेंगे, इसका हम जो है एक आइडिया तैयार करते हैं कि हमें ये सारी मूल्यांकन विधि हम यूज करेंगे टोली शिक्षण के मूल्यांकन के लिए। तो ताकि हमारे जो उद्देश्य हैं उस चीज़ को भी हम ध्यान रखें कि हम इस उद्देश्य से ये शिक्षण कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन प्रक्रिया या मूल्यांकन विधि का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अब इस चरण में उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में जो है मूल्यांकन किया जाता है, और इस मूल्यांकन में निम्न क्रियाएं हम करते हैं। वो क्या क्या होंगी? तो पहला है कि विद्यार्थियों की निष्पत्तियों और उद्देश्य प्राप्ति के बारे में निर्णय लिया जाता है। यानी मूल्यांकन में जो है हम क्या क्रिया करते हैं कि हम इसमें निर्णय लेते हैं कि जो उद्देश्य है, जैसे विद्यार्थियों की जो निष्पत्ति है, जो रिजल्ट है, वह उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान हम जो है एक निर्णय लेते हैं कि हाँ इस उद्देश्य की जो है पूर्ति, जो हमने पहले एक आइडिया लगा के चला था कि हमें ये उद्देश्य को फॉलो करना है, तो वो उसके बारे में हम एक निर्णय लेते हैं इसके दौरान कि हाँ हमारा ये उद्देश्य जो है पूरा हो गया या इसमें और सुधार की ज़रूरत है या नहीं। इस तरह के निर्णय जो है इसके दौरान जो है वो लिए जाते हैं। सेकेंड हमारा है मूल्यांकन के आधार पर योजना तथा व्यवस्था चरण में आवश्यक सुधार किया जाता है। अब जैसे जो हमारी योजना थी, हमने योजना शुरुआत में बनाई, हमने उसी योजना को फॉलो करा व्यवस्था के दौरान। उसके बाद हम मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो मूल्यांकन में हमने ये देखा कि जो हमारी योजना थी और जो हमारी व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें कहीं पर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या योजना और व्यवस्था चरण में हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, और अगर कहीं पर है तो उसमें आवश्यक जो है सुधार भी किया जाता है। तो मूल्यांकन के आधार पर ही ये चीज़ें हम करते हैं। हम मूल्यांकन करते हैं तभी तो, अगर आप मूल्यांकन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी योजना में कहीं सुधार की ज़रूरत है या नहीं, या आपकी जो व्यवस्था है उसमें कहीं सुधार की ज़रूरत है या नहीं। तो ये आप मूल्यांकन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो हम मूल्यांकन के आधार पर ही ये तय करते हैं कि क्या दोनों जो चरण थे उसमें आवश्यक सुधार करने की कहीं ज़रूरत है, अगर है तो उसमें हम आवश्यक सुधार भी हम जो है करते हैं। तीसरा है मूल्यांकन के लिए भौतिक लिखित प्रश्न व प्रयोगात्मक विधियों का अनुसरण किया जाता है। यानी मूल्यांकन के दौरान हम क्या क्रिया करते हैं कि इसमें हम जो है मौखिक हो, लिखित प्रश्न हो या प्रयोगात्मक विधि हो, हम मूल्यांकन के लिए इस तरह की जो विधियां हैं उनका हम अनुसरण करते हैं कि हम इस तरह की विधियों का प्रयोग करेंगे मूल्यांकन के लिए। चौथा है विद्यार्थियों की कमियों व कठिनाइयों का निदान किया जाता है और इनका आवश्यक उपचार भी किया जाता है। यानी मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत और इस चरण में हम क्या करते हैं कि हम मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों की जो कमियां हैं या फिर कहीं पर उनको कठिनाई आ रही है तो हम उन चीज़ों को दूर करते हैं, उनका निदान करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर। निदान का मतलब उपचार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। निदान का मतलब डायग्नोसिस। जैसे आप
अल्ट्रासाउंड जो कराते हो वो पेट में अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हो। तो अल्ट्रासाउंड क्या है, वो निदान है, वो आपका उपचार नहीं है। आप पहले निदान यानी आप कारण का पता लगाओगे कि पेट में दर्द क्यों है, तो वो अगर दर्द आप पहले उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड आपका निदान है। उसी तरह हम निदान करते हैं, पहले हम पता लगाते हैं वजह, तो वो निदान होता है। और उसके बाद जब हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ये इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार, उसके आवश्यकता अनुसार हम उसका उपचार भी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि विद्यार्थी की जो कमी या कठिनाइयाँ हैं उसका हम निदान यानी उसका हम पता लगाते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, और साथ ही उसका हम आवश्यक जो है उपचार भी करते हैं। 5वां हमारा है मूल्यांकन चरण के परिणाम विद्यार्थियों व शिक्षकों में पुनर्बलन का कार्य करते हैं। यानी जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है मूल्यांकन चरण में, वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में क्या करता है, पुनर्बलन का भी कार्य करता है, ताकि उन्हें ये बताता है कि हाँ बहुत अच्छा, आपने अच्छा कार्य किया, आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनर्बलन का भी जो है कार्य देखने को हमें मिलता है। तो ये हमारी जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं तीनों चरण में, वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये थी हमारी टोली शिक्षण की क्रियाविधि या टोली शिक्षण की प्रक्रिया, जो कि 3 चरणों से होकर गुजरती है, और तीनों चरण में किस तरह की क्रियाएं होती है सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। तो आप भी, आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप भी इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो बस यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।